आपको मूल सेंटेंस पहचानना आना चाहिए कि किस टेंस में लिखा हुआ है, तो आप बाकी के सभी एक्टिव से पैसिव करने वाले सेंटेंसेस आसानी से कर पाएंगे। ठीक बात है। चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप लोग देखिएगा। हमने जो टेबल बनाई थी उसको देखते दोबारा। टेबल ऐसी थी कुछ, डू या डस, फिर विल या शैल, यस और नो। फिर यहां पर इज, एम, आर, यहां पर वॉज या वर, यहां पर विल या शैल प्लस बी, यस और नो। नीचे हैज और हैव, यहां पर हेड, यहां पर विल या विल शैल प्लस हैव, यस और नो। नीचे हैज या हैव प्लस बीन, यहां पर हेड प्लस बीन, और यहां पर विल या शैल प्लस हैव प्लस यस और नो। ये हमारी टेबल है। ठीक बात है, ध्यान से सुनिएगा। यहां देखिए, सभी लिखना बंद करिए। अगर कोई सेंटेंस हमें इस टेबल में से मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आई एम रीडिंग ए बुक, आई एम रीडिंग अ बुक। ये एक सामान्य सा सेंटेंस है। ठीक बात है। पुराना जो हमने पढ़ा है उसको ध्यान रखिए। क्या हमने पढ़ा है कि यदि कोई सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा है और वो एक्टिव में है, एक्टिव में होगा ऑब्वियस सी बात है, तो उसको पैसिव में बनाते टाइम हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को उठा के कहां ले आते हैं। तो यहां मैं ऑब्जेक्ट लिख रहा हूं, जगह किसकी है, ये सब्जेक्ट की। फिर कोई हेल्पिंग वर्ब तो आती है। मैंने ये नहीं कहा कि जो हेल्पिंग वर्ब ऊपर है वही की वही आएगी, सुनना ध्यान से। लेकिन ये बात तय है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। फिर मैंने कहा था बाय प्रपोजिशन आएगा 99%, और ये जो सब्जेक्ट है वो उठ के कहां जाएगा। क्या ये बातें क्लियर हो रही हैं? अगर हमसे कोई कह दे कि इस सेंटेंस को आप चेंज कर दीजिए एक्टिव से पैसिव में, तो हम कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? तरीका ये है कि हम पहले ये पहचानेंगे कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो हम इस पे हाथ रखेंगे और हम बोलेंगे ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये अ बुक, ये पूरा क्या है। अरे यस और नो। पहले इस टेबल में ढूंढो कि एम कहां लिखा है, ये लिखा है। क्लियर हो रही बात? मतलब यहां वाला टेंस है कोई, और हमने पढ़ा है सेकंड वाली लाइन में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये टेंस जो होता है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता है। ठीक बात है। चलो ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर हमारी इस वाली लाइन में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब को हमें एक्टिव से पैसिव में करना है, अगर हमारी इस वाली लाइन के किसी भी टेंस को एक्टिव से पैसिव में करना है, तो आपको सिर्फ इतना करना है, ध्यान सुनना, इंपॉर्टेंट लाइन है, इतना करना है कि आपको यही की यही हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, प्लस उसमें क्या लगा देना है, BEING जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? BEING। और यहां वाले का टेंस सॉरी ऐसे वॉइस नहीं बनता है। अगर आपको इस वाली लाइन का कोई एक्टिव से पैसिव करना है, इस वाले का जिसमें डू डज आता हो या प्रेजेंट सिंपल हो, डिड आता हो या पास्ट सिंपल हो या फ्यूचर सिंपल हो, तो क्या करोगे? सुनना ध्यान से, नीचे वाली की हेल्पिंग वर्ब ले लेना। किसकी ले लेना? अगर ये वाला टेंस है तो किसकी हेल्पिंग वर्ब ले लोगे? इज, एम, आर। अगर ये वाली टेंस है तो कौन सी ले लोगे? वॉज, वर। अगर ये वाली है तो क्या ले लोगे? विल, शैल, बी। अगर यही वाला टेंस है एक्टिव में तो उसमें क्या जोड़ दोगे? अगर यही वाला टेंस है एक्टिव में तो उसमें क्या जोड़ दोगे? अगर यही वाला टेंस है तो आगे बनता, सुनना ध्यान से, अगर ये वाला टेंस है, अगर ये वाला टेंस है इस वाली लाइन का, अगर हैज है हमारे सेंटेंस में, तो उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब ले लोगे? ये वाली। अगर ये वाला है तो ये वाली, और ये वाला है तो नीचे वाली। ठीक है। और अगर यही मिल गया एक्टिव में तो उसमें जोड़ देना, क्या जोड़ दोगे? अगर ये वाला मिल गया तो क्या जोड़ दोगे? और इसका बनता, क्या चीजें आसान हो रही थोड़ी थोड़ी, मतलब हमें टेबल में बस लॉजिक समझना है कि क्या करना है। अगर हमारा गिवन सेंटेंस, सुनना ध्यान से, दोबारा समझा रहा हूं, अगर हमारा सेंटेंस जो एक्टिव में है, अगर उसमें विल शैल लगा है और तुमसे क्या कह दिया गया एक्टिव से पैसिव में बदल दो,
तो तुम पैसिव बनाते टाइम हेल्पिंग वर्ब क्या ले लोगे? विल बी, शैल बी। समझ रहे हो? अगर तुम्हारा सेंटेंस लिखा है इज एम आर के साथ और तुमसे कहा एक्टिव से पैसिव में बदल दो, तो तुम क्या लगा दोगे उसमें? सिर्फ। अगर वॉज वर है तो क्या लगा दोगे? अगर विल बी शैल बी है तो आगे बनता। अगर डू डज वाला है तो उसमें क्या लगा लोगे? इज एम आर। बीइंग मत लगा देना। लॉजिक समझ रहे हो? अगर डू डज वाला है तो उसमें क्या लगा दोगे? अगर डिड वाला है तो उसमें क्या लगाओगे? अगर हैज हैव वाला है तो एक्टिव से पैसिव में जाते टाइम क्या लगा दोगे? हैज हैव बीन। हेड वाला है तो हेड, विल शैल हैव है तो विल शैल हैव बीन। अगर यही वाला है, कौन सा वाला है? हैज हैव बीन वाला है, तो उसमें क्या जोड़ दोगे? हैड बीन वाला है तो उसमें क्या जोड़ दोगे? और इससे इसमें बनता। क्या ये स्पष्ट हो रही है बात? ट्रिक समझ में आ रही है? क्या लॉजिक है? क्या हमें सब कुछ याद करने की आवश्यकता? बिल्कुल भी आवश्यकता है। हम लॉजिक समझ गए। अगर इस वाली लाइन का है तो हमें नीचे वाली हेल्पिंग वर्ब लेनी है और नीचे वाली की तो उसमें बीइंग जोड़ देना है। अगर इस वाली की है तो नीचे वाली हेल्पिंग वर्ब लेनी है और नीचे वाली है तो उसमें। कितना सिंपल हो सके, इससे ज्यादा कोई सिंपल बात? अब इसी सिंपल बात को यहाँ इंप्लीमेंट करो ध्यान से, पूरे ध्यान से। क्या मैंने ये कहा था कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा? क्या मैंने ये कहा था कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा? क्या आप इस बात पे एग्री हो कि अ बुक यहाँ पर ऑब्जेक्ट है? सभी एग्री हैं? तो क्या मैं इस अ बुक को आगे लिख लूं? ठीक बात है। अब आप लोग स्वयं बताओ कि ये एम कहां दिख रहा है आपको? दिख गया? दिख गया? मैंने क्या नियम बताया कि अगर इस एम आर में से कुछ भी हो तो उसका एक्टिव से पैसिव बनाते टाइम क्या लगा देंगे? सिर्फ उसमें बीइंग। लेकिन आई के साथ तो एम आता है, लेकिन अ बुक के साथ क्या आएगा? सब मत बोलना। अ बुक क्या है? एक वचन, और एक वचन के साथ इज आता है, एम आता है, क्या आता है? इज आता है। वेरी गुड। तो हम क्या लगाएंगे? इज। और क्या लगाएंगे? बीइंग। यस और नो? लग गया। अब उन्होंने क्या बोला है? वर्ब की। और यहां लिखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। हमें पता है कि रीड की तीन फॉर्म क्या होती है? रीड, रेड, स्पेलिंग सेम रहती है, और रेड। स्पेलिंग सेम रहती है, बस उच्चारण बदलता है। रीड, रेड, रेड। तो हम लिखेंगे अ बुक इज बीइंग रेड। हाँ, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बस उच्चारण बदला है, स्पेलिंग सेम है। अ बुक इज बीइंग रेड। पोजीशन क्या लगेगी? बाय। और यहां लिखा था आई। यस, बन गया, सही है। और बुक इज बीइंग रेड बाय मी। एक और करते हैं ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े। अगर वाक्य लिखा होता है, ये एग्जांपल नंबर 1 हो गया हमारा। दूसरा एग्जांपल मैंने कहा दे दे हैव caught, they have caught him, HIM। ध्यान से देखना, बिल्कुल लिखना बंद करिए, बस स्पष्ट तरीके से समझिए क्या कहना चाह रहा हूं। सबसे पहला काम हमारा एक्टिव से पैसिव करते समय सेंटेंस को बांट लेना है कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है और मेन वर्ब क्या है। तो क्या आप इस बात पे एग्री हैं कि ये सब्जेक्ट है? क्या आप ये मानते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है? क्या आप मानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब है? क्या ये मेन वर्ब है? और आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये हैव कहां से लिया गया है? इसका मतलब थर्ड लाइन से लिया, तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म रही होगी? थर्ड फॉर्म रहेगी। ये भी आप पकड़ा गए, बहुत अच्छी बात। और हमें चाहिए भी पैसे में क्या है, यानी हम इस बात से भी बच गए कि हमें थर्ड फॉर्म याद करने की जरूरत। देखो, चीजें समझना आवश्यक है, बहुत आसान हो जाती है। हमें पता है कि हैज के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, और हमें एक्टिव से पैसे बनाते टाइम भी क्या चाहिए? खत्म हो गई बात। यस और नो? पहला काम हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को उठा के कहां लाते हैं? सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को उठा के कहां लगते हैं बेटा? क्या आपके पास जो लिखा है हिम, वो ऑब्जेक्ट वाली टेबल में है? अभी जो मैंने लिखवाया था ना, ही का, हिम, शी का, है हिम। तो क्या हिम जो कहते हैं उठ के आएगा या कुछ बदलेगा? ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो किसकी जगह आ रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे ही। यस और नो? फिर हमने देखा हैव लिखा है, यहाँ हैव लिखा है, और मैंने आपको बताया था कि अगर हैज हैव से एक्टिव से पैसिव में जाना है तो हम क्या कर लेंगे? हैज हैव बीन, ये वाला हैज हैव बीन। तो हम करेंगे ही के साथ। अच्छा, दे के साथ क्या आता है? हैव। लेकिन ही के साथ क्या आता है? हैज। ही के साथ क्या आता है? हैज। क्यों आता है? क्योंकि ही क्या है? सिंगुलर है। तो ही हैज बीन। इतना हो गया। अब हमें चाहिए वर्ब की। ये भी थर्ड फॉर्म है, ये भी थर्ड फॉर्म। कॉट का मतलब होता है पकड़ना, कैच। वर्ड सुना होगा आपने, कैच लेते हैं, तो कैच का मतलब होता है पकड़ना। कैच की सेकंड फॉर्म होती है कॉट, थर्ड फॉर्म भी होती है कॉट। तो हमने लिखा ही हैज बीन
कॉट, प्रीपोजिशन क्या है, बाय, और आगे दे। क्या मैं दे को ज्यों को त्यों यहां लिख दूं? तो दे का हमने क्या पढ़ा है, हो गया, बन गया पैसे बॉयज, क्या दिक्कत है? एक और करें। मैंने लिखा मोहित has been playing football, यस और नो? सेंटेंस को अलग अलग तोड़ दो पहले तो। क्या मोहित सब्जेक्ट है? मैंने कहा था नाउन और प्रोनाउन दोनों ही सब्जेक्ट बन सकते हैं। अभी तक हमें जितने सब्जेक्ट मिले वो क्या थे, प्रोनाउन। इस बार कौन मिल गया? इसमें हमें क्या संतुष्टि है कि मोहित यहां से चाहे वहां कहीं भी चला जाए, मोहित तो मोहित ही रहेगा। मोहित को हम चेंज, अच्छा फुटबॉल को भी अगर तुम ध्यान से देखो तो ये भी नाउन है, किसी खेल का नाम है, क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं? क्योंकि वो नाउन है। दो जगह हम संतुष्ट है। देखो सेंटेंस को जितना तोड़ोगे ना, जितना उसके साथ समझोगे उसको, चीजें आसान होती चली जाएगी। तो हमें दो चीजों में बिल्कुल संतुष्टि है कि भाई हमें चेंज करने की आवश्यकता। फिर हमने ध्यान से देखा यहाँ लिखा है हैज बीन, टेबल की तरफ गया हम हैज हैव बीन, ओके ठीक है भाई, मतलब एक्टिव से पैसिव में जाएगा तो क्या जुड़ जाएगा, बीइंग जुड़ जाएगा, और कुछ चेंज करने की आवश्यकता। लेकिन दूसरी बात ये है कि यहाँ लिखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस, क्योंकि हमने पढ़ा है कि फोर्थ लाइन यानी कि परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है, और हमें चाहिए वर्ब की, तो कर देंगे। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड, ईडी लग जाता है और कुछ नहीं होता। आइए, तो क्या मैं फुटबॉल को आगे ले आऊं, तो हम लिखेंगे फुटबॉल। अच्छा मोहित एक वचन है तो क्या आया है, हैज। फुटबॉल भी एक वचन है तो भी क्या आएगा, हैज। तो हम लिखेंगे फुटबॉल हैज बीन, इतना तो दिया ही था, हमने क्या जोड़ा, बीइंग जोड़ा, यस और नो? हमने लिखा फुटबॉल हैज बीन बीइंग, हाँ, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, प्रीपोजिशन बाय, और मोहित की जगह, अरे यस और नो? क्या समझ में नहीं आ रहा? बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते। आपका फर्स्ट डे है अभी? नहीं नहीं, मेरी क्लास में फर्स्ट डे है आपका, हाँ। कौन से विद्यालय से हैं? अब वही होगा, पहले कॉन्सेप्ट तो सिखा दे। लिखा सभी ने? ऐसा करिए आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए और उसका जो पैसिव है वो आप स्वयं बनाइएगा। एक्टिव एक्टिव लिखिए, पैसिव स्वयं से बनाइए, है ना? नहीं बने तो पूछेगा। ठीक है, बढ़े आगे। अब हमें जो दिया गया है सेट में उसको देखते हैं। लिखा गया है माय फ्रेंड सेंट मी अ लेटर। अगर हम इस सेंटेंस को ध्यान से देखें तो ये सेंटेंस अभी तक हमने जो इतने एग्जांपल किया उनसे थोड़ा सा अलग है। पहला कि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, दूसरा इसमें दो ऑब्जेक्ट है। पहला कि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, दूसरा इसमें दो ऑब्जेक्ट्स है। कैसे, ध्यान से देखते हैं। मैं इसको दोबारा लिख रहा हूं,
माय फ्रेंड सेंट मी अ लेटर। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कहते किसको है। ऑब्जेक्ट कहा जाता है ऐसा वर्ब के बाद आने वाला वो शब्द जो या तो व्हाट का आंसर दे या हुम का आंसर दे, या तो वो क्या का आंसर दे या किसे का आंसर दे। किसका आंसर दे, या तो क्या या किसे। मतलब ये हुआ, मैंने पूछा आई सेंट अ लेटर हुम, मैंने किसे पत्र भेजा, या माय फ्रेंड सेंट मी अ लेटर, मैंने पूछा माय फ्रेंड सेंट अ लेटर टू हुम, किसे भेजा, तो आंसर क्या हो जाएगा, मी। किसे भेजा, मुझे भेजा। क्या भेजा, लेटर भेजा। तो यहाँ ये हुम का भी आंसर दे रहा है और व्हाट का आंसर भी दे, क्या का उत्तर भी दे रहा है और किसे। मेरे मित्र ने पत्र भेजा। क्या भेजा, क्या भेजा, किसे भेजा। तो ये क्या का उत्तर भी दे रहा है और किसे का भी उत्तर दे रहा है। मतलब इसमें ऑब्जेक्ट कितने हैं, वैसे अमूमन वाक्य में कितने ऑब्जेक्ट होते हैं, एक। लेकिन अब ये देखो उन्होंने घुमाने के लिए हमें दो ऑब्जेक्ट वाला दे दिया, तो उसे भी हम बना लेंगे। वही तरीका अपनाएंगे जो अभी तक हम करते आए, ऑब्जेक्ट को उठा के आगे लाएंगे। लेकिन सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी ये है कि हम ये पहचाने इसमें टेंस कौन सा है। वो टेबल में हम ढूंढे तो, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रही हमें, तो देखो उसको कैसे देखेंगे। ये हमारा सब्जेक्ट है, यस और नो। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यस और नो। ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको भी हमें ऑब्जेक्ट ही मानना पड़ेगा, है ही ऑब्जेक्ट, मानना क्या पड़ेगा। अब ये सेंट बची है वर्ब, ये क्या है, एक मेन वर्ब। क्या है बेटा, इसका मतलब है भेजना। अब हमें ये पता होना चाहिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म। तो मैं आपको बता दूं ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कैसे पता चला, मुझे ध्यान से देखो। ये मुझे ऐसे पता चला, मान लो मुझे नहीं पता था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, लेकिन लॉजिक तो है मेरे पास। कैसा लॉजिक, अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रही होती, अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रही होती, तो सब्जेक्ट देखो एक वचन है कि बहुवचन, एक वचन है, सिंगुलर है। माय फ्रेंड्स तो नहीं लिखा ना, फ्रेंड लिखा है, एक ही है। अगर एक वचन है तो वर्ब को एक वचन बनाना पड़ता, और वर्ब को एक वचन बनाने का मतलब उसमें एस एस आई एस कुछ जोड़ना पड़ता, और याद है वो कुछ भी नहीं जोड़ा है। मतलब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मतलब ये क्या है, वर्ब की। अच्छा, आप इस बात पे भी तो क्वेश्चन उठा सकते, सर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों नहीं है। क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म आने से पहले बीच में हेल्पिंग वर्ब होनी भी जरूरी है, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म भी नहीं हो सकती। तो बची क्या, वर्ब की सेकंड फॉर्म किस टेंस में होती है, पास्ट के सिंपल में, जहां हमने डिड लिखा है। क्या लिखा है, क्या लिखा है, मतलब डिड वाला अगर सेंटेंस मिलेगा तो हम उसमें नीचे कौन सी वाली हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे, वेरी गुड, कौन सी ले लेंगे, वॉज या वर, पकड़ लिया हमने बात। अब उठा लाओ आ लेटर को आगे, हमने लिखा आ लेटर, ठीक है, किसको उठा लाए हम आगे, आ लेटर, ऑब्जेक्ट आगे आ गया। हाँ, फिर क्या, वॉज या वर में से बताओ क्या आएगा, वॉज आएगा कि वर, वॉज। क्यों, क्योंकि अ लेटर एक ही है, एक वचन है, और एक वचन के साथ क्या आता है, अ लेटर वॉज। सेंड की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, सेंड, सेंड, सेंट, सेम ही रहती है, SENT। अ लेटर वॉज सेंट। हाँ, अब यहां पर जो मी लिखा है बेटा, ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है। अब जब भी हमें दूसरा ऑब्जेक्ट लिखना है रिसीवर एंड पे, तो हमें टू प्रेपोजिशन लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, टू। अ लेटर वॉज सेंड टू, किसे, मुझे, किसके द्वारा, वही ऑब्जेक्ट लिखना है हमें, मतलब सब्जेक्ट को पीछे लाके लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, बाय माय फ्रेंड। इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, सुनना ध्यान से। हम इसमें मी को भी आगे ला सकते थे, तो ना एक बार आओ देखो, मी आगे आके क्या बन जाएगा, बनाओ, तो क्या बना, आई। ठीक है, आई के साथ वॉज आएगा कि वर, वॉज आएगा ना, आई वॉज, हो गया। फिर क्या आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई वॉज सेंट, क्या भेजा गया आपको, अ लेटर, प्रीपोजिशन बाय और माय फ्रेंड जो कहते हो नहीं, क्योंकि वहां पर रिसीवर थोड़ा ना, ये प्राप्त करता था ना, मैं तो टू, यहाँ पर लेटर थोड़ा ना प्राप्त करता है, लेटर तो खुद ही भेज रहा है, निर्जीव है। अरे यस और नो, तो दोनों ही तरीके सही हैं, दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही सही माने जाएंगे। और दो तरीके होते हैं जब भी ऑब्जेक्ट दो होते हैं बनाने के।
आप दोनों तरीके से लिख लीजिए। पहला वाक्य क्या बना, अ लेटर वाज सेंट टू मी बाय माय फ्रेंड, और दूसरा सेंटेंस बना आई वाज सेंट अ लेटर बाय माय, सिंपल। लास्ट क्लास में मैंने कुछ बताया था आप सभी को प्रैक्टिस करने के लिए, परसों की क्लास में कर लिया? आए थे आप परसों? परसों आए थे? मैं परसों की बात कर रहा हूँ ना बेटा, आप तो पार्टी में थे अपनी। नहीं नहीं, परसों मैंने जो बताया था वो कर लिया बच्चों ने? आप आए थे परसों? और कौन आया था परसों? आए थे ना, कर लिया? क्या बताया था? एक्सट्रैक्ट सॉल्व करने का बोला था मैंने। मैंने परसों क्या बोला था सॉल्व करने को? राइटिंग सेक्शन देखने को बोला था जी, देख लीजिए, और राइटिंग सेक्शन को पूरा देख लीजिए अच्छे से, बोला था। राइटिंग सेक्शन को भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए, और जहां आपको जो डाउट है आप मेरे से पूछिए, ठीक बात है? चलिए, लिखा सभी ने? बढ़े आगे, लिखा सभी ने? अगला सेंटेंस देखिए, करिए इसको, ये मैं करवा चुका हूं आप सभी को पहले। As soon as I met my friend, I start weeping. करिए इसको, नो सूनर में बदलिए। कोई 5 करने हैं? अरे, जब आप इस तरफ आ जाते हैं ना तो आपके कान बहुत तेज हो जाते हैं, और कई बार तो आप वो पढ़ लेते हैं जो मन में चल रहा होता है। वो तो हम क्या है ना, अपनी मर्यादाओं के कारण बोलते नहीं है ना, क्योंकि यहाँ खड़े होने के बाद काफी सारी चीजें मर्यादित हो जाती है ना? बाकी आप क्या सोच रहे हो ना, वो सब दिखाई दे रहा होता है बराबर। बनाया किसी ने? हमने क्या पढ़ा था कि नो सूनर के बाद क्या चाहिए होता है? हेल्पिंग वर्ब, ये हमने बात की थी। अब हमें यहाँ ये पहचानना है कि यहाँ पर सेंटेंस में टेंस कौन सा है। सेंटेंस यहाँ से शुरू हो रहा है, आई मेट माई फ्रेंड, लेकिन दुविधा की बात ये है सबसे बड़ी कि अगर मैं आई मेट लिख दूं, माई फ्रेंड ऐसा लिख रहा हूं अगर मैं, तो क्या आप ये पहचान पा रहे हो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। कैसे पता चला? क्योंकि ये मीट, मिलना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है मेट। थर्ड फॉर्म भी मेट होती है, लेकिन ये थर्ड फॉर्म नहीं हो सकती, अभी मैंने बताया था, क्योंकि थर्ड फॉर्म आने के लिए पहले क्या चाहिए? और यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब, ठीक बात है, यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म में मतलब कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या हुई? डिड। हेल्पिंग वर्ब मिल गई। अब हमें नो सूनर के बाद क्या चाहिए होता है? हेल्पिंग वर्ब। तो हम लिखेंगे नो सूनर, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? डिड, आई की जगह आई, मेट जो लिखा है अब वो क्या बन जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वापस से। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि डिड चूंकि आ चुका है तो अब वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? वो लाइन याद है, डू डज डिड विल और शैल, पहली लाइन वर्ब की
पहली फॉर्म पढ़ा था हमने, फर्स्ट फॉर्म। डिड जैसे यूज होगा तो अब क्या आएगा, मीट। तो नो सूनर डिड आई मीट माय फ्रेंड, अब ये जो कॉमा लगा है वो कॉमा हटेगा और उसकी जगह क्या लगेगा, देन, और उसके बाद कोई चेंज नहीं करना है। आई स्टार्टेड वीपिंग, वीपिंग का मतलब होता है रोना, ठीक है। इसका मतलब हुआ एज सून एज आई मीट माय फ्रेंड, जैसे ही मैं अपने मित्र से मिला मैं रोने लगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। डन, लिखा सभी ने, आपने कर लिया था, सही है पक्का, वेरी गुड। चलो अगला करते हैं। अगला सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपकी परीक्षा में आ चुका है, क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जाता है। कई बार वो अनलेस से इफ को रिप्लेस करवाते हैं और कई बार इफ को अनलेस। हम दोनों को ही ध्यान से समझ लेते हैं क्या इनका मतलब है। लास्ट क्लास में भी मैंने इस बारे में चर्चा की थी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। पहले हम ये समझ लेते हैं कि अनलेस का मतलब क्या होता है और इफ का मतलब होता क्या है। इफ का मतलब होता है यदि, क्या होता है बेटा, और अनलेस का मतलब होता है, वेरी गुड, यदि नहीं। इनको जब भी इस्तेमाल किया जाता है तो एक कंडीशन होती है और उस कंडीशन के आधार पर एक क्या होता है, रिजल्ट, परिणाम जिसको हम कहते हैं। बहुत ही आसान और सामान्य भाषा में इसको हम समझते हैं। देखिए क्या, जैसे मैं आपसे कहूं यदि आप मेहनत करेंगे तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है। आप बिल्कुल स्पष्ट तरीके से समझना, यदि आप मेहनत करेंगे एक कंडीशन है, आप पास हो जाएंगे, उसका क्या है, परिणाम है, ठीक बात है। अगर मैं कंडीशन बदल दूं तो क्या परिणाम बदलेगा, ऑब्वियसली बात है। जैसे मैं कहूँ यदि आप मेहनत नहीं करते हैं तो आप पास हो जाएंगे, क्या ये सही बात है, मतलब मैंने रिजल्ट चेंज नहीं किया, परिणाम चेंज किया, सॉरी कंडीशन चेंज की लेकिन रिजल्ट चेंज नहीं किया, तो गलती हो गई। मुझे ऐसा कहना चाहिए, यदि आप मेहनत करेंगे आप पास हो जाएंगे, यदि आप मेहनत नहीं करेंगे आप पास नहीं होंगे या आप फेल हो जाएंगे, ठीक बात है। और उदाहरण ले लेते हैं, मैं आप मान लीजिए यहाँ से आप निकले और आपको 7 बजे की ट्रेन पकड़नी है और आप बिल्कुल कम समय बचा और ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, ठीक बात है। यस, दूरी ज्यादा है, ट्रैफिक ज्यादा होगा तब तो टैक्सी भी कुछ नहीं कर पाएगी या गाड़ी भी कुछ नहीं कर पाएगी, है ना। तो हम ये मान के चलते हैं कि दूरी ज्यादा है, तो मैं आपको एक कंडीशन देता हूं, यदि आप टैक्सी ले लेते हैं तो आप ट्रेन पकड़ पाएंगे, ये कंडीशन है। ट्रेन लेते हैं, सॉरी टैक्सी लेते हैं ट्रेन पकड़ पाएंगे, टैक्सी लेते हैं ट्रेन पकड़ पाएंगे। लेकिन अगर मैं बोलूं कि अगर आप टैक्सी नहीं लेते हैं तो आप ट्रेन, क्या मैं ये बोलूंगा कि ट्रेन पकड़ पाएंगे, कंडीशन बदलनी चाहिए। यही यहाँ पर पूरा गेम है। जब हम इफ का इस्तेमाल करेंगे तो जो कंडीशन रहेगी वो कंडीशन बची रहनी चाहिए, मतलब मीनिंग का पूरा सेंटेंस चेंज नहीं होना चाहिए जब हम अनलेस का यूज करें, तो ये पूरा गेम है। दिया हुआ सेंटेंस क्या है, पहले पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, यू कैन कैच द बस। मान लीजिए आप यहां से निकले बस स्टैंड के लिए, कह रहे हैं यू कैन कैच द बस, तुम बस पकड़ सकते हो, तब इफ यू टेक अ टैक्सी, अगर तुम क्या ले लो, टैक्सी ले लो। अब इफ का मतलब यहां क्या है बेटा, यदि, तो कहा इफ यू टेक अ टैक्सी, इफ यू टेक अ टैक्सी, ठीक बात है। अब हमसे कहा गया है कि आपको क्या यूज करना है, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस, मतलब इफ की जगह में क्या लिखना है बेटा, और हमें बनाना है सेंटेंस को, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होना। अगर सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो गया तो फिर वो इनकरेक्ट है, गलत हो गया। तो देखो कैसे करेंगे, देखिए मैं लिखूंगा यू कैन, इसको छोड़ते हैं अभी अपन, मैं सीधा पहुंचता हूं कंडीशन के ऊपर, जो कंडीशन है, तो मैं यहां पर इफ की जगह लिख रहा हूं अनलेस, क्या लिखा मैंने, अनलेस यू टेक अ टैक्सी। अब पहले इस सेंटेंस का मीनिंग निकाल लो, यहां कह रहे थे यदि तुम टैक्सी लेते हो, और यहां कह रहे हैं इफ, सॉरी अनलेस यू टेक अ टैक्सी, मतलब यदि तुम टैक्सी नहीं लेते हो। आप पूछोगे सर इसमें नॉट तो कहीं लिखा ही नहीं है, लेकिन मैंने अभी बताया था कि अनलेस का मीनिंग क्या होता है, यदि, तो छुपा हुआ है, हिडन है, वो अंदर ही छुपा है, इसका मतलब, अरे यस और नो, मतलब अनलेस यू टेक अ टैक्सी का मतलब होता है कि यदि आप टैक्सी नहीं लेते हो तो क्या इसके परिणाम में कुछ चेंज होना चाहिए, होगा, तो हमें लिखना चाहिए यू कैन नॉट कैच द बस। सही सेंटेंस बनेगा,
यू कैन नॉट कैच द बस अनलेस यू टेक अ, समझ में आ रही है बात? नोट कर लीजिए, मैं एक दो एग्जांपल और कराता हूँ इसी के। लॉजिक समझ में आया? और एग्जांपल देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं, दे कैन नॉट get the job if they do not work hard. ध्यान से समझिए सेंटेंस को, फिर करिएगा। दे कैन नॉट गेट द जॉब, वो जॉब प्राप्त नहीं कर सकते। क्या लिखा है? दे कैन नॉट, नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? प्राप्त। गेट द जॉब यदि दे डू नॉट वर्क हार्ड, यदि वे मेहनत नहीं करते हैं। ठीक बात है, ये सेंटेंस है हमारा। इसको मैं और एक ही लाइन में लिख दे रहा हूं ताकि ज्यादा समझ में आए। क्या लिखा था हमने? दे कैन नॉट get the job if they do not work hard. ये सेंटेंस है। अगर मैं सेंटेंस को दो हिस्सों में बांटूं तो ये हमारा रिजल्ट हो रहा है और ये हमारी क्या है? कंडीशन है। यस और नो? अच्छा, कई बार पेपर में कंडीशन इस तरफ लिखी आ सकती है, रिजल्ट उस समय घबराना, वो उनका लुकआउट है, वो कैसे देते हैं उसे, आपको कंफ्यूज करने के लिए वो कैसे भी दे सकते हैं। तो आपको तो समझना है ना सेंटेंस को, क्या कह रहे हैं वो? दे कैन नॉट गेट द जॉब, वो जॉब प्राप्त नहीं कर सकते यदि दे डू नॉट वर्क, अगर वो मेहनत नहीं करते, कठिन मेहनत नहीं करते। ये हमारी कंडीशन है। अब अगर हमें क्वेश्चन आ गया कि इफ की जगह क्या लगाओ? अनलेस। तो देखो हम कैसे लगाएंगे। यहां कह रहे हैं यदि वे मेहनत नहीं करते। क्या कह रहा है ये? यदि वे मेहनत, और हमें इफ की जगह क्या लगाना है? अनलेस। अब अनलेस अपने आप में ही क्या होता है? यदि। अपने आप में क्या होता है? यदि। क्या होता है? यदि। मतलब इसको नॉट की जरूरत, समझ में रहे हो? मन से बोली ना ये बात, पक्का दिल से निकली ना तुम्हारे, कि यदि इफ लगा है तो इन्होंने डू नॉट लगाया है नेगेटिव करने के लिए, लेकिन अनलेस को नॉट की जरूरत, क्योंकि वो खुद ही क्या होता है? यदि नहीं। तो हमें लिखना चाहिए अनलेस, यस, दे, डू भी हटेगा और नॉट भी हटेगा, क्योंकि डू आता ही तब है जब नॉट आता है। तो डू भी हटाओ, नॉट भी हटाओ। अनलेस दे वर्क हार्ड, इसका मतलब क्या निकला? यदि वे मेहनत, और इसका मतलब यदि वे मेहनत, दोनों का कंडीशन सेम है ना, तो क्या परिणाम भी सेम रहेगा? यस। यस। इस बार इसमें चेंज मत कर देना वरना अनर्थ हो जाएगा। समझ रहे हो बात? क्योंकि देखो हमने इन दोनों को सेम कर लिया, ये नेगेटिव था और ये भी तो नेगेटिव होता है। इस बार ये क्यों बच गया पता है? क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव ही है, ये सेम ही तो है। उस बार क्या हो रहा था? वो पॉजिटिव था और इसको क्या करना पड़ता है, तो हमें रिजल्ट को भी क्या करना पड़ा। लेकिन इस बार ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो रिजल्ट तो सेम ही रहेगा ना भाई। यहां भी कह रहे हैं यदि वे मेहनत नहीं करते और यहां भी यही कह रहे हैं कि यदि वे मेहनत, सेम ही तो है। तो रिजल्ट अभी भी रहेगा, तब भी जॉब नहीं लगी और अब भी जॉब नहीं लगेगी, तो सेम सेंटेंस आएगा, दे कैन नॉट गेट द, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं।
हुआ? चलिए इसका रिवर्स और करते हैं। इस बार मैं आपको सेंटेंस अनलेस में दूंगा और आपसे कहूंगा कि इसको इसमें बदलो, ट्राई करना, क्योंकि दोनों तरीके से क्वेश्चन आता है। अगर सेंटेंस है अनलेस ही टॉक टू मी, अनलेस ही talks, unless he talks to me, I cannot help him. सेंटेंस क्या है? अनलेस ही टॉक्स टू मी आई कैन नॉट हेल्प हिम, ये वाक्य है। मीनिंग निकालो पहले अनलेस के साथ, क्या मीनिंग निकल रहा है? हाँ, मतलब यदि नहीं के आगे पढ़ो भी तो यदि वह मुझसे बात नहीं करता है, आई कैन नॉट हेल्प हिम, मैं उसकी मदद नहीं कर सकता, ये मीनिंग निकलेगा। समझ में आ गई बात? यदि वो मुझसे बात नहीं करता है तो मैं उसकी मदद नहीं कर सकता, ठीक बात है। अब हमें अनलेस की जगह क्या लगाना है? क्या लगाना है? क्या लगाना है? अब अनलेस का मीनिंग होता है यदि नहीं, मतलब सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव। अगर आप चाहते हो कि इस रिजल्ट को आपको सेफ रखना है, क्या रखना है? जो कहते हो रखना है, इसका मीनिंग कैसा है? नेगेटिव। इस वाले सेंटेंस को भी क्या बना दूं? तो ये दोनों सेम हो जाएंगे तो रिजल्ट बच जाएगा। अरे यस और नो? या फिर तुम लिख दो इसको सीधा का सीधा, इफ ही टॉक्स टू मी, और इसको पॉजिटिव कर दो, दोनों ही तरीके सही है। हाँ बिल्कुल सही होगा, क्यों नहीं होगा? रिजल्ट तो अभी भी सेम है ना, मतलब मीनिंग तो अभी भी सेम है ना। जैसे मैंने बोला अनलेस ही टॉक्स टू मी, यदि वो मुझसे बात नहीं करता है मैं उसकी मदद मैं करूँ, यदि वो मुझसे बात करेगा तो मैं उसकी मदद करूंगा, क्या हो गया? सही बात, अभी भी तो मीनिंग बचा है ना। और आप चाहते हो कि इसका रिजल्ट अभी भी सेफ रहे, तो इसको क्या कर दो? इसके साथ नेगेटिव बना दो। कैसे बनाएंगे ध्यान से देखो। हमने लिखा इफ ही टॉक्स लिखा था, वेरी गुड, तो क्या आएगा? डज नॉट। अब टॉक्स नहीं आएगा, क्या आएगा? सिर्फ टॉक आएगा। क्यों? क्योंकि ईएस हमने ऑलरेडी डू में लगा दिया है। इफ ही डज नॉट टॉक टू मी, हाँ, आई कैन नॉट हेल्प हिम, यस और नो? या फिर आप ऐसे भी चेंज कर सकते थे, इफ ही टॉक्स टू मी, हाँ, आई कैन, अब मैं मदद करूंगा, हेल्प हिम, यस और नो? नोट कर लीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, इसके आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। और अभी तक के हमने जितने भी इसके बाद वाला करो ना, क्या दिक्कत है? पास्ट परफेक्ट में चेंज करो, कर लो, आ जाओ, इसको भी कर लेते हैं, इनका मन है तो। क्या लिखा हुआ है? इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। अगर हम टेबल को ध्यान से देखें तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? हेड होता है। मैं पहले भी समझा चुका हूं, जब नहीं पता हो ना एकदम शांत रहना, बहुत बढ़िया लगता है। तुमने हेड बीन बोल लिया, हैव बीन, सब बोल दिया, सब गलत है। क्या होता है? हेड होता है। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? सिर्फ हेड होता है। आप टेबल खोल के देखिए, उसमें लिखा हुआ जहां हेड, वो कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट। ठीक है, हमें इस सेंटेंस को किसमें बदलना है? पास्ट परफेक्ट में बदलना है। लेकिन आप पहली नजर में देखेंगे तो हो सकता है आप कंफ्यूज है कि ये तो सिर्फ ऑलरेडी हेड लगा है, लग रहा है ना हेड, तो लेकिन ये पास्ट परफेक्ट नहीं है, ये लिखा है पास्ट सिंपल। कैसे उसको समझते हैं? ही हैड हिज लंच, ये लिखा है सेंटेंस। इस सेंटेंस को अलग अलग तोड़िए, ये क्या है? लंच और हिज, ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है और नाउन है, और ये इसकी विशेषता है, इसको बोलते हैं एडजेक्टिव, और इसको विशेष तौर पे कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, जो हम किसी चीज का अधिकार बताएं। हम बोले ही हैड हिज लंच, उसने अपना लंच खा लिया। और यहाँ पर जो हैड है वो एक मेन वर्ब है, क्या है बेटा? अब इस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? ये सेकेंड फॉर्म। और हमें चाहिए इसकी कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो हेड की थर्ड फॉर्म भी हेड ही होती है, जिसका मतलब होता है खाना। जो हेड एक हेल्पिंग वर्ब भी होता है और एक हेड
मेन वर्ब भी होता है, जिसका मतलब क्या होता है, खाना। तो चूंकि इसकी मेन वर्ब क्या होगी, थर्ड फॉर्म, मतलब इसकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, हैड, तो सेंटेंस बनेगा ही, हाँ हैड कौन सा वाला, हेल्पिंग वर्ब वाला, ही हैड, और थर्ड फॉर्म क्या है, फिर से हैड, और हिज लंच। सही सेंटेंस बनेगा ही हैड हिज लंच, करेक्ट आंसर। ठीक है, लंच। ये वाला हेड हेल्पिंग वर्ब है, ये वाला हेड मेन वर्ब है, इसका मतलब होता है खाना और इसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, चलिए, थैंक यू।